मेरे पास खाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे। मेरी डिसेबिलिटी को जज किया जा रहा है, मेरी एबिलिटी को जज नहीं किया जा रहा। क्या मेरा सोसाइटी में जीने का कोई हक नहीं है? मैंने इतनी स्ट्रगल की है, 15 साल मैंने जिंदगी का स्ट्रगल किया है, कुछ बनने के लिए किया है, एक मुकाम पे खड़ा होने के लिए किया है। क्योंकि अम्मी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग सारी जिंदगी ऐसे भाग के ना गुजारा करो। 2-2 दिन हमारे घर में अंडी नहीं बनती रही, हमने भूखे काटी है कि मैं इस तरह से रूलूं, मुझे माँ के जिंदगी ना गुजारनी पड़े। तो ये देखें, एक पाँव आपका सिर्फ। बिल्कुल मैं थक गया हूँ निशान भाई। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे हालात बदल जाए, हमें भी खुशियाँ नसीब हो जिन खुशियों को हम तरस गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महर ज़िशान, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। नाजरीन, मैं इस वक्त कसूर शहर में मौजूद हूं डॉक्टर नुमान के साथ। बड़े बाहिम्मत इंसान हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें आप बता रहे थे कि आपने 100% स्कॉलरशिप पे डॉक्टर बने हैं आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह, 100% स्कॉलरशिप में मैंने यूनिवर्सिटी से डिग्री ली डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की। एंड आई वाज द ओनली वन कि जिसको 100% स्कॉलरशिप मिली यूनिवर्सिटी से। 100% अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतनी पढ़ाई आपने की, इतना, और मैं देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही एक बैकवर्ड एरिया से हैं और वहाँ पे भी 100% स्कॉलरशिप लेना है कोई आसान काम तो नहीं होगा, तो बहुत मेहनत की होगी लाइफ में। मैंने मैट्रिक में पूरे कसूर में टॉप किया था। इंटर में भी पंजाब कॉलेज से लाहौर से मैं 100% स्कॉलरशिप पे पढ़ा था, 10 रुपीज़ से, ठीक है। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी से भी 100% स्कॉलरशिप ली और पूरे ख़ानदान के अंदर मैं पहला इंसान था जो डॉक्टर बना। ये यूनिवर्सिटी में गया, पूरे ख़ानदान के अंदर मैं पहला हाफिज़ कुरान था जो हाफिज़ बना। मैं माशाल्लाह हाफिज़ कुरान भी हूँ। माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, व्हीलचेयर पे किस तरह आए आप? कुछ साल पहले मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था। वो इतना सवियर था ज़िशान भाई के इट्स ओके। वो इतना सीरियस था एक्सीडेंट के डॉक्टर्स ने हमारे घर वालों को कहा था, मेरे माँ बाप को, कि आके आखिरी दफ़ा नुमान को देख जाए। इस हद तक सीरियस था, मेरे पूरे जिस्म में कांच चले गए थे। अभी भी यहाँ पे कांच है, अगर आप इस चीज़ को दिखा पाए, क्योंकि मैं इसका ऑपरेट भी नहीं करवा पा रहा, मेरे पास पैसे नहीं है ऑपरेट करवाने के, और पूरे जिस्म से ब्लड खत्म हो गया। डॉक्टर से कहा आखिरी दफ़ा आके देख जाए। वो अल्लाह ताला ने मोअज़िज़ा किया, डॉक्टर से मेरी जान बचाने के लिए यहाँ पे गर्दन पे IV लाइन लगाया था। अच्छा। ताकि वो ड्रिप अंदर जाए तो कुछ रिस्पॉन्स मिले जान बचने का। पहले 2 साल मैं टोटली बेड पे था। बेड पे मैं खाना खाता था, बेड पे मैं वॉशरूम करता था। मैं खुशी कभी से बिल्कुल दूर हो गया था। मेरी अम्मी तक मुझे वॉशरूम करवाती थी। आप यकीन करें, इस हद तक मैंने वो पेन बर्दाश्त की है। एक्सीडेंट में मेरी 5 बोन्स फ्रैक्चर हो गई थी निशान भाई, टोटल। एक मेरी बाजू की, 3 मेरी हाथ की और एक मेरी हिप जॉइंट की बोन फ्रैक्चर हो गई थी। ये तो बड़ा सीरियस था, हिप काफ़ी ज़्यादा सीरियस था। और यहाँ से मेरी ना स्किन भी उड़ गई थी। स्किन भी डॉक्टर्स ने, वो जब एक्सीडेंट हुआ था ना, रिमूव हो गई थी, तो डॉक्टर्स ने यहाँ से स्किन उतार के यहाँ पे लगाई हुई है, स्किन ग्राफी की हुई है। तो हुआ ये था कि जो टांग की मेरी है ना, वो फेमोरल हेड होता है जी, गोला होता है जी जी, वहाँ से लेकर नी तक डॉक्टर्स ने शिकंजा लगा दिया था, रोड्स वाला। वो शिकंजा लगाने की वजह से ये हुआ था कि मुझे बोन का बहुत सवियर इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन की वजह से डॉक्टर्स ने मेरी हिप जॉइंट की बोन को रिमूव कर दिया हुआ है। आपकी हिप जॉइंट की बोन रिमूव हो चुकी है? पूरी तरह से रिमूव हो चुकी है, पूरा का पूरा। वो जो गोला होता है ना, वो पूरा का पूरा रिमूव हो चुका है। उसकी वजह से मेरी जो टांग है वो 5 इंच शॉर्ट हो चुकी है, तो इसलिए मुझसे चला नहीं जाता। तो आपका अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा था, आप लाहौर में थे, तो लाहौर में किस सिलसिले में गए हुए थे आप? सर, लाहौर में यही जो मैंने ज़िंदगी की इतने 15 साल स्ट्रगल किया है, उसी स्ट्रगल के सिलसिले में मैं लाहौर में भी धक्के खा रहा था कि मेरा कोई जॉब का सिलसिला बन जाए। मैं आपके साथ एक्सीडेंट से पहले की स्ट्रगल शेयर करना चाहता हूँ। वो ये थी कि मेरे पास खाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे। मैं यूनिवर्सिटी लिफ्ट ले के जाना होता था ज़िशान भाई। फिर ये भी टाइम होता था ज़िशान भाई के पार्क में भी रातें गुजारी मैंने। और इसके अलावा जिस जगह पे मैं रहता था वहाँ पे चूहे भी थे, गंदी जगह थी। मैं हॉस्टल में गया ना, मैंने उनको कहा मुझे रहने की जगह दे दे, तो उन्होंने मुझे वो जगह दी, क्योंकि फ्री में पैसे नहीं थे, उसको मैंने साफ तो किया। आप सारी जिंदगी आपने स्ट्रगल की और फिर अल्लाह ताला ने एक और आपको आजमाइश दी, मगर आपने हिम्मत नहीं हारी। मैं वो देख रहा हूँ कि आप जॉब लेने के लिए भी, इस सिचुएशन में भी आप जॉब लेने के लिए जा रहे हैं, तो हिम्मत नहीं टूटी आपकी। तो अब आप थोड़े मुझे मायूस लग रहे हैं। मेरी डिसेबिलिटी जो है, मुझे मेरे ड्रीम्स चेज करने के मामले में मेरी हिम्मत नहीं तोड़ सकी, ठीक है।
लेकिन अब मेरी हिम्मत टूट रही है। मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपने तौर पे हर तरह से जॉब की कोशिश की है। मेरी डिसेबिलिटी को जज किया जा रहा है, मेरी एबिलिटी को जज नहीं किया जा रहा। मैं कसूर के एमपी को भी मिला हूँ, मेरे पास वो लेटर भी मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ। एमपी ने मुझे रेफर कर दिया सीएम हाउस में, मैं सीएम हाउस में गया हूँ। सीएम हाउस ने मुझे रेफर कर दिया स्पीकर पंजाब असम्बली के पास, मैं उनके पास गया हूँ। मैं हर किसी के पास गया हूँ अर्जी लेके। तो ये लोग मुझे बिल्कुल भी फैसिलिटेट नहीं कर रहे। क्यों? क्या मेरा सोसाइटी में जीने का कोई हक नहीं है? क्या मेरी डिसेबिलिटी को इन्होंने जज करना है? मेरी एबिलिटी को जज नहीं करना इन लोगों ने? मेरे पास हर चीज़ मौजूद है डॉक्यूमेंट्स की सूरत में। आई कैन अंडरस्टैंड ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इनको मैं नज़र नहीं आ रहा कहीं पे भी। आप बताएं मुझे। मैंने इतनी अपने तौर पे कोशिश की है, तो इनकी आप समझ रहे, जो मुझे ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, वो चीज़ मेरी हिम्मत तोड़ रही है। मैंने 15 साल स्ट्रगल की है, इसी बेस पे की है कि इंशाल्लाह ताला मेरे हालात बदलेंगे, हमारे घर के हालात बदलेंगे। लेकिन इन लोगों की बेहिस्सी मेरी हिम्मत तोड़ रही है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा, नीचे आप आए हैं, आपने देखा अम्मू की सब्जी की शॉप है छोटी सी घर के बाहर। अम्मी घर में सब वो सिलाई करती है, कभी कर पाती कभी नहीं कर पाती, क्योंकि अम्मी को इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर पाती। और मंथली ग्रोसरी तक हमें कोई लेके देता है। कैसे हमने ज़िंदगी गुजारनी है? मैंने इतनी स्ट्रगल की है, 15 साल मैंने ज़िंदगी का स्ट्रगल किया है, कुछ बनने के लिए किया है, एक मुकाम पे खड़ा होने के लिए किया है। क्योंकि अम्मी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग सारी ज़िंदगी ऐसे भाग के ना गुजारा करो, आप लोगों को ऐसे करना है। 2 दिन हमारे घर में आने नहीं बनती रही, हमने भूखे काटी है, हमने ये सारी पेन बर्दाश्त की है। मैंने इसीलिए तो बर्दाश्त नहीं की कि मैं इस तरह से रूलूं। तो मुझे ये बताएं कि आगे रवैया क्या आता है आपके साथ जो जॉब लेने जाते हैं? जॉब लेने जाते हैं वो ये कह देते हैं कि ठीक है आप अपने सीवी वगैरह दे जाएं तो हम आपको कंसीडर करेंगे। बाद में कोई कंसीडर ही नहीं करता। यहाँ तक कि आपको बताया ना, लोगों को आप छोड़े, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना मुझे जी, डिसेबल लोगों के लिए भी किया जाता तो है। मैं डायरेक्ट उन लोगों तक अप्रोच भी नहीं होती, स्पीकर पंजाब असम्बली तक लोगों की। मैंने तो वो भी अप्रोच की है इन लोगों के साथ। उन्होंने कहा नुमान बेटा आपका काम हो जाएगा। मैंने अब्रॉड में भी अप्लाई किया था। मैंने उनको कहा अगर यहाँ नहीं तो मुझे अब्रॉड भेज दें, हमें पैसों की भूख नहीं है। हाँ, कुछ हमें पैसों की भूख नहीं है, जॉब मांग रहे हैं आप, लेकिन मुझे फैसिलिटेट किया जाए, मैं अपने करियर के लिहाज से पूरी तरह से सेट हो जाऊँ, मुझे मांग के जिंदगी ना गुजारनी पड़े। तो आप मुझे बता रहे हैं, अब जो लोगों के जहन में सवाल आता है कि आप व्हील चेयर पे हैं और आप फिजियोथेरेपी करते हैं, तो आप उसको किस तरह परफॉर्म करेंगे? क्या आप परफॉर्म कर सकते हैं? क्या आप अपने एक पाँव पे भी खड़े हो सकते हैं? जी मैं बिल्कुल खड़ा हो सकता हूँ। मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए, डॉक्टर्स ये कहते थे कि तो सारी जिंदगी उड़ नहीं सकता। तो आप अपनी विल पावर पे, दिस इज विल पावर, और ये माँ की जो एक ख्वाब देखा था माँ ने कि डॉक्टर बना रहा है, उन चीज़ों ने मुझे उठाया है। तो आपने वो ही देख रहा हूँ कि आप हिम्मत नहीं हार रहे। आप व्हील चेयर पे भी बैठ के सिंपैथी ले सकते थे, मगर आप बता रहे हैं आप बता रहे हैं कि मैं खड़ा भी हो सकता हूँ, और ये आप बड़ी एक स्ट्रगल से गुजरे होंगे। तो आप कितना मूव कर सकते हैं? यानी कि नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकते, यानी कि कुछ सहारा लें। लेट्स सपोज मुझे पकड़ के आप मूव कर सकते हैं? मुश्किल होती है सिर्फ खड़े हो सकते हैं आप, यानी कि आप पेशेंट के पास, अगर पेशेंट आपका लेटा हुआ है तो आप उसके पास खड़े हो सकते हैं, उसको अटेंड कर सकते हैं। डेफिनेटली प्लीज बैठ जाए। जो हमारी फिजियोथेरेपी है, दुनिया को नहीं पता। बहुत सी दुनिया जो है ना कमेंट करती है कि नुमान जो है ना वो डिसेबल है, तो ये फिजियोथेरेपी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हमारी फील्ड में दिशान भाई 2 तरह की फिजियो होती है। एक होती है लाइट फिजियो, वो करनी होती है टेंस वगैरह के साथ। एक तो हमारी मोडेलिटी होती है पेशेंट की असेसमेंट करनी, पेशेंट को डायग्नोज करना, पेशेंट को लाइट फिजियो करवाना, वो मैं कर सकता हूँ। मजीद जो हार्ड फिजियो है वो अपने साथ मैं असिस्टेंट अटैच करूँ। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है ना, जैसे इंजेक्शन लगाना डॉक्टर का काम नहीं है, उसके लिए नर्सेज होते हैं, ठीक है ना? दिस इज द पॉइंट। तो वो मैं आपकी बात अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि आपको आपकी डिसेबिलिटी पे जज किया जा रहा है, आपकी एबिलिटी पे जज नहीं किया जा रहा। तो मुझे बताएं कि अगर आपका अपना क्लिनिक हो तो उस पर खर्चा कितना का आ जाता है? हम एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, हम फिजियोथेरापिस्ट हैं। हमारा क्लिनिक थोड़ा सा कॉस्टली बनता है क्योंकि हमने कैबल्स भी बनाने होते हैं, ठीक है? रफली कितना वो तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए अगर हमारे पास हो ना, तो हमारा एक अच्छा सेटअप स्टार्ट हो सकता है, जिसमें मेरे पास 6 मंथ्स का रेंट का बैकअप वगैरह होगा,
ठीक है, बिल्स वगैरह का बैकअप होगा, मशीनरी आ जाएगी, केबल्स बन जाएंगे। तो मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि अगर आप जॉब भी करते हैं, लेट्स सपोज अगर आपकी जॉब भी हो जाती है तो उसकी कोई गारंटी नहीं होनी। आपकी डिसेबिलिटी का बहाना बना के कभी भी आपको कोई भी साइड पे कर सकता है। तो मेरे जहन में ये आ रहा था कि मैं अरबाब इख्तियार से ये इल्तिजा करूं कि जनाब इन भाई साहब के लिए कुछ छोटा मोटा क्लिनिक ही बना दिया जाए, उनको एक असिस्टेंट दे दी जाए ताकि उनकी एक ज़िंदगी का साइकिल चल जाए। वो दिल से काम करना चाह रहे हैं, वो मांगना नहीं चाह रहे। वो इस डॉक्टर होके इस पोजीशन में बैठ के चंदा भी बड़ा इकट्ठा कर सकते हैं, मगर वो काम करना चाह रहे हैं। तो जो ऐसे लोग हैं जो हमारे माशरे में मांगने की बजाय काम करने को तरजीह देते हैं, जो हिम्मत नहीं हारते, तो हमें बजाय उनकी हिम्मत तोड़ने के उनकी हिम्मत अफजाई करनी चाहिए, उन्हें और मजीद हिम्मत देनी चाहिए। इसी के साथ महर ज़िशान को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।